अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री को डिफाइन किया था। आज का जो हमारा टारगेट है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि बुक में जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का जो डिफिनेशन है वो जरा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे बोर्ड के ऊपर मैंने आसान अल्फाज में आपके लिए नोट डाउन किया है, आप यहाँ से भी पेपर में लिख सकते हो। आज का जो ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। आपकी बुक में जो फर्स्ट ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या है? The branch of chemistry which deal with the relationship between composition and physical properties. यहां पे आपने दो टर्म्स के अंदर रिलेशनशिप को क्या करना है, स्टडी करना है। इसको क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान आपने क्या करना है? कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान आपने रिलेशनशिप को स्टडी करना है। इनको क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। कंपोजिशन क्या है? एग्जांपल, आपके पास कोई चीज है और वो चीज किस चीज से बना है उसको क्या कहते हैं? कंपोजिशन। एग्जांपल, आपके पास वाटर का एग्जांपल है कि यहां पे मैंने क्या लिखा? H2O। यहां पे हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का वन एटम है। दोनों का जब आपस में रिएक्शन हुआ तो इसे क्या चीज बना? वाटर। ठीक है। तो यहाँ पे कंपोजिशन में क्या है? आपके पास दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये आपके पास कंपोजिशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसका? फिजिकल प्रॉपर्टीज इसका ये है कि आपके पास जो वाटर है ये कलरलेस होता है। वाटर का कोई कलर नहीं होता, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और ये टेस्टलेस होता है, इसका कोई जायका नहीं है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वाटर का। वाटर के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थे वो मैंने आपको बता दी। लेकिन कंपोजिशन का, अगर किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन में कोई चेंजिंग आए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजिंग आ सकते हैं, तो बहुत ज्यादा। ठीक है। कंपोजिशन की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजिंग आ सकते हैं। ठीक है। एग्जांपल कैसे कि यहां पे आपके पास हाइड्रोजन यानी वाटर है, यहां पे आपके पास H2O2 है, यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आपके पास क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में आपके पास ये एक हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन और फिर आपके पास हाइड्रोजन है। ठीक है। और इसका जो शेप है आपको यहाँ पे ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन और वन ऑक्सीजन। यहाँ पे जब इसमें मैंने ऑक्सीजन ऐड किया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनने की वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंजिंग आया? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग ये आया कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वाटर का कितना था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजिंग आया। जब आपने कंपोजिशन में चेंजिंग की तो साथ ही फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उसकी चेंज हुई। तो आपके पास जितने भी कंपाउंड है उनकी कंपोजिशन में अगर आप कोई चेंजिंग करें, चेंजिंग करने के बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में खुद ब खुद चेंजिंग आएगा। ये था फिजिकल केमिस्ट्री। उम्मीद है कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री समझ में आया होगा। यहां पे मैंने आपको बताया था कि दो टर्म्स है। यहां पे नंबर 1 पे कंपोजिशन है, नंबर 2 पे फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इससे पहले लेक्चर केमिस्ट्री को जब मैंने डिफाइन किया था वहां पे भी मैंने आपको समझाया था। नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ब्रांच नंबर 2 जो आपके पास है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ organic compound, hydrocarbon and their derivatives is called organic chemistry. अब यहाँ पे कितने टर्म्स इन्वॉल्व है? यहाँ पे 3 टर्म्स आपके सामने इन्वॉल्व है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये 3 टर्म्स अगर आपको समझ में आया तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है। नंबर 1 पे आपके पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर 2 पे आपके पास हाइड्रोकार्बन। नंबर 3 पे आपके पास डेरिवेटिव्स। नंबर 1 पे आपके पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कंपाउंड पाए जाते हैं। वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर 2 पे एग्जांपल, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन का होना जरूरी है। नंबर 1 पॉइंट में लिखा। नंबर 2 पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ कोई और एलिमेंट भी आ सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में
कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ कोई और एलिमेंट आ सकता है। नंबर 3 पे आपके पास क्या है? नंबर 3 पे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड का होना जरूरी है। अगर कोवलेंट बॉन्ड नहीं है तो यह ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कौन सी बॉन्ड होगी? कोवलेंट बॉन्ड होगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें अगर नहीं है तो इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते। अगर ये तीनों चीजें किसी भी कंपाउंड के अंदर है तो उस कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहां से हासिल कर सकते हैं? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हैं, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट्स। ठीक है, अब अगर आप कहें कि सर मीथेन गैस जो है, मीथेन गैस के अंदर क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर ये तो मीथेन गैस है, इसको ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम कैसे हासिल कर सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब हमने कहा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम कैसे हासिल कर सकते हैं? तो ये बायोलॉजी में आपने स्टडी किया होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, मिलियन हजार साल के बाद, हजार या मिलियन साल के बाद ये जब मर जाते हैं, मरने के बाद ये जमीन की गहराई में चले जाते हैं। चले जाने के बाद वहां पे डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शन होते हैं। उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमारे पास पेट्रोल भी हम उसे हासिल करते हैं और डीजल भी, और साथ ही मीथेन गैस भी। यानी इनडायरेक्टली ये हमें कहां से आती है? ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। आपके पास जो मीथेन गैस, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको समझ में आया होगा। दूसरी नंबर पे जो आपके पास है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब यह है कि हाइड्रोकार्बन यानी वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट ना हो, सिर्फ हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। ठीक है, उस कंपाउंड को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन भी आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या कहा? ऑर्गेनिक कंपाउंड में या कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट भी हो सकता है। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं हो सकते। यह फर्क है ऑर्गेनिक कंपाउंड में और हाइड्रोकार्बन में। और साथ ही यहां पे डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का मतलब यह है कि आपके पास एग्जांपल दूध है। आपके पास क्या है? दूध है। दूध से फिर क्या बनता है? आपके पास दूध से फिर दही भी बन सकती है, और साथ ही लस्सी भी बन सकती है, और साथ ही मक्खन और देसी घी। यानी दूध से हमने चार चीजें बनाई। ये जो चार चीजें बनी इसको क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स। इसको क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। आपके पास एक चीज है, उससे आपने और चीजें बनाई, उसको क्या कहते हैं? ये उसकी डेरिवेटिव है। यानी दूध आपके पास यहाँ पे क्या है? एक बेस है। बेस से आपने क्या चीज बनाई? आगे और तीन चार चीजें बनाई, इसको क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स। एग्जांपल, यहां पे जो आपके पास एग्जांपल है डेरिवेटिव का, क्या आपके पास CH4 है। CH4 आपके पास क्या है? मीथेन गैस है। लेकिन यहां पे मैंने क्या किया कि CH4 आपके पास मीथेन गैस में जब मैंने एक ऑक्सीजन एलिमेंट ऐड किया, ऐड करने की वजह से यहां पे आपके पास क्या आया कि ये आपके पास CH और यहाँ पे ऑक्सीजन ये रहा मैंने ऐड किया, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। यानी एक ऑक्सीजन को जब मैंने मीथेन गैस में ऐड किया तो इससे क्या चीज बना? मीथेन नहीं बल्कि मेथानॉल। अब मीथेन गैस जो आपके पास है, ये आपके पास गैस है, बल्कि मेथानॉल आपके पास लिक्विड की फॉर्म में पाई जाती है। मेथानॉल लिक्विड की फॉर्म में पाई जाती है, और साथ ही इसका जो स्मेल है वो स्मेल भी नाइट्रिक एसिड की तरह है। दूसरी नंबर पे आपके पास ये लाइट ब्लू कलर में पाई जाती है। ठीक है, ये आपके पास मेथानॉल है। यहां पे ये मीथेन गैस का क्या है? डेरिवेटिव है। जब मैंने इसमें ऑक्सीजन ऐड किया, ऑक्सीजन ऐड करने की वजह से ये क्या चीज बनी? मेथानॉल। मेथानॉल जब बनी, ये मीथेन का डेरिवेटिव है। तीन टर्म्स मैंने आपको बताए थे, तीनों टर्म्स आपको समझ में आई होगी। तो ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आई होगी। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आई तो मूव करते अगला जो हमारा ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपोजिट इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक अगर आपको समझ में आई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन आपने क्या करना है? ऑपोजिट करना है। ऑपोजिट करने की वजह से आपके पास इनऑर्गेनिक का डिफिनेशन आ जाएगा, और वो समझ में भी आएगा, आसान है, इजी है। नंबर 1 पे आपने क्या करना है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द
स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट, यहां पे क्या करना है, यहां पे आपने एक चीज ऐड करना है, यहां पे मैं एक ऐड कर रहा हूं, विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट या या कंपाउंड except organic compound, hydrocarbon and their derivative is called inorganic chemistry. यहां पे सिर्फ क्या लगाया मैंने, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने किस चीज के बारे में स्टडी करना है, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा बाकी जो कंपाउंड है उनके बारे में स्टडी करना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। नंबर 1 पे डिफिनेशन मैंने आपके सामने लिखा है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट या कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन, organic compound and their derivative is called inorganic chemistry. नंबर 1 पे अगर आप कहे कि सर इसका कोई एग्जांपल, तो आपके पास एग्जांपल जो है वो किस चीज के, वाटर का एग्जांपल है। दोबारा मैंने आपके सामने किस चीज का एग्जांपल लिखा, वाटर। तो ये आपके पास वाटर का एग्जांपल है H2O। आपके पास जो H2O है वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों इनऑर्गेनिक है, क्योंकि इसलिए इनऑर्गेनिक है कि इसमें कार्बन नहीं है। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था कि कार्बन का होना जरूरी है, तो यहाँ पे कार्बन नहीं है इसलिए इसको मैंने क्या नाम दिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और साथ ही आपके पास जो दूसरा एग्जांपल है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये तो मैंने आपको आसान एग्जांपल बताए। अब एक दूसरा मुश्किल एग्जांपल, डिफिकल्ट एग्जांपल है NaHCO3, बेकिंग सोडा। इसका क्या नाम है, बेकिंग सोडा, जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो आपके पास है ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये आपके लिए ये एग्जांपल जो है वो डिफिकल्ट है। क्यों, क्योंकि अगर मैं कहूं कि ये आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, सर इसका रीजन क्या है, क्यों इनऑर्गेनिक है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और आपने ये भी कहा था कि इसके अलावा कोई और एलिमेंट आ सकता है, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे और एलिमेंट भी आए तो इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं कह सकते। वहां पे हमने स्टडी किया था कि कार्बन और हाइड्रोजन का होना जरूरी है और साथ ही दूसरा एलिमेंट भी आ सकता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड का होना लाजमी है। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, इनकी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यह था आज का हमारा लेक्चर, जो कि हमने 3 ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया था। उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यह लेक्चर समझ में आया है, समझ आने की सूरत में आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।